नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि पैतृक संपत्ति में या पिता से प्राप्त उत्तराधिकार में जो संपत्ति है, उस संपत्ति का बंटवारा 2005 के पहले कैसे होता था। दोस्तों, अभी बहुत सारे मुकदमा न्यायालय के अंदर में पड़े हुए हैं जो बंटवारा का मुकदमा है, लेकिन वो मुकदमा 2005 के पहले का है। या तो वह मुकदमा अभी ट्रायल कोर्ट में है या वह मुकदमा अभी अपीलांट कोर्ट में है। अधिकांशतः मुकदमा टाइटल पार्टीशन सूट का 2005 के पहले का ही है दोस्तों, इसलिए यह मुकदमा भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। खास करके उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनका मुकदमा न्यायालय में 2005 के पहले से पेंडिंग है। दोस्तों, इन 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में अमेंडमेंट किया गया कि अब बेटा और बेटी दोनों को अपने पैतृक संपत्ति में समान हक मिलेगा, यानी बेटा और बेटी दोनों को कोपार्टनर यानी हम वारिस मान लिया गया। दोस्तों, 2005 के पहले बेटी को उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त नहीं होती थी, उन्हें सर्वाइवरशिप के अंदर में संपत्ति प्राप्त होती थी। पैतृक संपत्ति का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि 2005 के पहले संपत्ति में बंटवारा कैसे होता था। दोस्तों, जनरल रूल ऑफ सक्सेशन जो होता है, माने आम रूल जो है, साधारण रूल जो है उत्तराधिकार का, सेक्शन 8 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में कहा गया है। उसके अनुसार कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 3-4 क्लास के वारिसान होते हैं, उन्हीं सबों में उनकी संपत्ति बांटी जाएगी। कैसे बांटी जाएगी इसके बारे में समझे। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले उनकी संपत्ति का बंटवारा उनके क्लास 1 के एयर्स में, यानी क्लास 1 के वारिसान में होती है। क्लास 1 के वारिसान कौन है दोस्तों? अब तो बेटा, बेटी और विधवा पत्नी हो गई। पहले नहीं दोस्तों, पहले था सिर्फ बेटा, माता और विधवा पत्नी थी, लेकिन अब बेटी को भी उसमें कोपार्टनर बना दिया गया। इसलिए अब बेटा, बेटी, माँ और विधवा पत्नी, ये सारे लोगों का शेयर उस मृतक की संपत्ति में होता है। दोस्तों, 2005 के पहले बेटी को उत्तराधिकारी तो माना जाता था, लेकिन बेटी को हम वारिस यानी कोपार्टनर संपत्ति में समान रूप से बंटवारा का हकदार नहीं माना जाता था। दोस्तों, आइए दोस्तों अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वह लैंडमार्क जजमेंट समझे जिसका फैसला 2023 में अभी हुआ है। दोस्तों, यह मुकदमा तो 1991 का है। दोस्तों, 1991 से अब सुनवाई होते होते और अपील में आगे बढ़ते बढ़ते अभी सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में 2010 में आया। दोस्तों, 2010 से ये 2023 में आकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया कि 2005 के पहले पिता की पैतृक संपत्ति में या उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति का बंटवारा उनके परिवार यानी वारिसानों के बीच में कैसे किया जाए। केस का टाइटल है दोस्तों देरहा बनाम विशाल और अन्य। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 4494 ऑफ 2010, यानी 4494 ऑफ 2010। 1 सितंबर 2023 का लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, इसी महीने का। इसी सितंबर महीने के 1 सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में, अपने उपरोक्त केस में फैसला सुनाया। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट को समझते हैं, बैकग्राउंड को समझते हैं, और उसके बाद दोस्तों उसके सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया इस पर समझते हैं। 1991 में फागू राम नाम की एक व्यक्ति था, वो मर गया। फागू राम की 2 शादियाँ थी। पहली शादी से एक बेटी, दूसरी शादी से एक बेटा और एक बेटी। पहली शादी से जो एक बेटी थी उनकी माँ मर गई थी। उन्होंने न्यायालय में 1991 में एक मुकदमा फाइल किया कि हमें बंटवारा कर दिया जाए पिता की पैतृक संपत्ति में और पिता के सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में, यानी पिताजी ने जो कमाई थी वो संपत्ति और जो पैतृक संपत्ति थी, इस दोनों में हमारा बंटवारा कर दिया जाए और इसमें हमें समान रूप से बेटा के समान बेटा बेटी सबको बराबर हक दिया जाए। दोस्तों, यह मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चला। ट्रायल कोर्ट ने अपने फाइंडिंग में कहा कि हाँ, इसमें बेटा और बेटी समान रूप से हक है। चूँकि ट्रायल कोर्ट में आते आते मुकदमा 2005 के बाद हो गया था। दोस्तों, जैसे ही पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में, ट्रायल कोर्ट ने भी अपना फैसला 2005 के अमेंडमेंट पर सुनाते हुए कहा कि उपरोक्त संपत्ति में 1991 के केस में बेटा और बेटी का समान रूप से हक है। तब ट्रायल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में प्रतिवादी विशाल जो है अपीलांट कोर्ट में गया। अपीलांट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट था दोस्तों, उन्होंने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और ये कहा कि नहीं, बेटा और बेटी का समान हक है अब 2005 के बाद से। अतः इस संपत्ति में 91 के इस केस में, 1991 के केस में बेटा बेटी को बराबर रूप से उनकी मृतक की संपत्ति को बांट दी जाए। तब दोस्तों विशाल जो था इस फैसले के विरुद्ध में, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जो अपीलाट कोर्ट है उस फैसले के विरुद्ध में हाई कोर्ट में अपील फाइल किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को अंशतः सही ठहराया। तब विशाल यानी फागू राम का जो बेटा था
वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ पर अपील फाइल किया दोस्तों हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने में यह लैंडमार्क प्रश्न था कि क्या 1991 में मृतक की संपत्ति का जो फैसला यानी बंटवारा का आधार ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिया गया है, क्या वो सही है? क्या 1991 में जिसके पिता की मृत्यु हो जाए तो क्या उस संपत्ति को कोर्ट के अंदर में केस पेंडिंग रहने के बाद 2005 के बाद बेटा बेटी को समान हक दिया जा सकता है? इसी मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ट्रायल कोर्ट जो था वो पहले इस संपत्ति को पिता का सेपरेट संपत्ति माना। फागूराम 3 भाई थे, इनकी पैतृक संपत्ति थी, वो मर गए। उनके पिताजी मरने के बाद फागूराम के पास 1/3 संपत्ति उनके हिस्से में आई, यानी कि फागूराम के 2 भाइयों को बांट दिया गया। फागूराम की 1/3 की संपत्ति में ही फागूराम के बाल बच्चों के बंटवारा का ये मुकदमा है दोस्तों। फागूराम के इस संपत्ति को सेपरेट संपत्ति ट्रायल कोर्ट ने मान लिया और सेपरेट संपत्ति में बेटा बेटी को बराबर हक दे दिया दोस्तों। अपने उपरोक्त प्रश्न को सुलझाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही द्वारा किए गए एक पुराने मुकदमे का उदाहरण दिया। वो मुकदमा का टाइटल गुरुपत खंडप्पा मगनम बनाम हीराबाई खंडप्पा मगनम, ये केस का टाइटल है दोस्तों। इस केस का उदाहरण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया। यह केस 1978 का है दोस्तों। इस केस में यह फैसला सुनाया गया था दोस्तों कि मृतक की संपत्ति को उसके वारिसानों में बांटने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि मृतक का कितना हिस्सा उस संपत्ति में था, यानी फागूराम का कितना हिस्सा था। फागूराम के हिस्से की ही उसको उत्तराधिकारियों में बांटा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों 2005 के पहले बेटी को कोपार्टनर नहीं माना जाता था, इसलिए बेटी को कोपार्टनर में हिस्सा न मिल करके सर्वाइवरशिप में मिलता था। अब फागूराम को तो बांट के मिला था अपने भाइयों से 1/3 संपत्ति। 2005 के पहले ये नियम था कि सिर्फ बेटा को क्लास 1 का वारिसान सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार माना जाता था दोस्तों। वो संपत्ति जो फागूराम को मिली थी अपने भाइयों से बांटकर उस संपत्ति का 2 भाग में बंटवारा हुआ, यानी आधा मिला उनके बेटे को। चूँकि कोई भी बेटा या बेटा जो है जन्म से अधिकारी हो जाता है पैतृक संपत्ति में हिस्से का। दोस्तों हम पहले के वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि कोई भी वारिसान जब जन्म लेता है हिंदू में, तो हिंदू परिवार में जन्म लेते ही वो अपने पिता के पैतृक संपत्ति में हिस्सा का हकदार हो जाता है, यानी उस परिवार का हम वारिस हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से बेटा का जन्म जो हुआ था, फागूराम का बेटा जो है आधा का हकदार है। चूँकि बाप और बेटे में ही संपत्ति बटेगी, उस समय बेटी को हम वारिस नहीं माना गया था, विधवा को नहीं माना गया था दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में फागूराम की संपत्ति को 2 भागों में बांटा गया। आधा भाग बेटा विशाल को मिला और आधा भाग फागूराम को मिला। अब यहाँ पर मृतक कौन था? फागूराम को सिर्फ संपत्ति का आधा भाग हिस्सा मिला दोस्तों। अब इसी आधा भाग हिस्सा में उनके सारे उत्तराधिकारियों के बीच में बांट देना था। उसमें उत्तराधिकारी में कौन कौन है उनके दोस्तों? बेटा बेटी सब। बेटी नहीं थी हम वारिस 2005 के पहले, 2005 के बाद हुई है, लेकिन 2005 के पहले बेटी उत्तराधिकारी थी बेटा के समान। तो आधा संपत्ति जो फागूराम का बचा उसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर पुनः बेटी और बेटा में समान रूप से बराबर बराबर बांट दिया। इस प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में कहा कि अगर मुकदमा 2005 के पहले का है तो मृतक की संपत्ति में मृतक का क्या हिस्सा है उसे सबसे पहले निकालेंगे, और जो मृतक का हिस्सा निकलेगा उसी में बेटियों को बराबर बराबर बेटा के बराबर हक दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ये 2005 के पहले परिवार में जब बंटवारा होता था पैतृक संपत्ति का, उस समय बंटवारा का क्या नियम था। 2005 के पहले का अगर आपके पास कोई भी मुकदमा है तो उस केस में यह मुकदमा आप साइटेशन के रूप में न्यायालय में ज़रूर दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।